इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, आपका यूनिट 7 का दूसरा चैप्टर है। मेजर क्रॉस बॉर्डर रोड्स एंड रेलवेज, पाकिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर होते हैं कौन से मेजर रोड्स एंड रेलवेज हैं। टाइम एंड अगेन हम ये चीज को पहले एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। पाकिस्तान ये बीच में रेड मार्क्ड है, ठीक है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द इंडिया, ये इंडिया हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बॉर्डरिंग कंट्रीज के बता रहा हूं मैं, चाइना हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान के साउथ पे अरेबियन सी हो जाता है। ये जो तमाम कंट्रीज है ये कहलाती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सही है, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, अरब, यमन, अपना ओमान, यूएई आ गया। यूएई के अंदर ही है ना, दुबई, शारजा, अबू धाबी यूएई में होता है, ठीक है। सऊदी अरब आ गया, इसी तरीके से जॉर्डन आ गया, उर्दन भी कहलाता है, तुर्की आ गया। अच्छा, तुर्की यूरोपियन भी कहलाता है। तुर्की एक्चुअली मिडिल ईस्ट में, लेकिन तुर्की का बिल्कुल वेस्ट वाली साइड उठाए तो वो यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। एनीवेज, ऊपर पाकिस्तान के ये सारा हिस्सा जो है ये सेंट्रल एशिया के अंदर आ गया। बाकी रशिया का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कर लो। एशिया पूरा यहां से लेकर यहां तक ये सब एशिया है, ठीक है। उसमें से ये वाला हिस्सा सारा क्या है, सेंट्रल एशिया। बाकी पाकिस्तान जो है वो एशिया के साउथ एशिया में कहलाता है, साउथ एशिया। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, इसी तरह श्रीलंका, ये सब पाकिस्तान के क्या है, नेबर। ये पाकिस्तान समेत ये सारे पाकिस्तान के नेबर्स नहीं है, सिर्फ इंडिया है। यहाँ तो पाकिस्तान समेत ये तमाम कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती है, ठीक है। और यही तमाम कंट्रीज, साउथ एशियन जो कंट्रीज है वो सार्क की मेंबर्स भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेट करने के लिए। किनके दरमियान कोऑपरेशन है, इस रीजन के। कौन से रीजन के, साउथ एशिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सही है, ये आती है। अफगानिस्तान भी है। सो इसको ध्यान में रखते हुए अब पाकिस्तान जो है उसके साथ इंटरनेशनल रूट्स उसके नेबर्स के साथ बन सकते हैं, रोड और रेल के, तो जो कि ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना। और अपने नेबर्स से ज्यादा बढ़कर अगर रेल वे के साथ और रोड के साथ रूट्स होंगे तो किसी नेबर से गुजरते हुए होंगे। पाकिस्तान डायरेक्टली तुर्की से कनेक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान को तुर्की से कनेक्ट होने के लिए अगर बीच में सिर्फ एक कंट्री चाहिए तो पाकिस्तान को ईरान के जरिए गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान को दो कंट्री से गुजरना है तो अफगानिस्तान और ईरान के जरिए गुजरना पड़ेगा तुर्की तक पहुंचने के लिए, ओके। रोड्स क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो कौन से रोड्स है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाते हैं। कराकरम हाईवे, कराकरम हाईवे ये जो खुजरात पास से गुजर के चाइना के अंदर तक जाता है, ठीक है। ये जो खुजरात पास से चाइना के अंदर तक जाता है रोड, वो पूरा कराकरम हाईवे कहलाता है। उसका नाम क्या है, N35। कराकरम हाईवे हमारा N35, नाम याद ना रहा है, डजंट मैटर। कराकरम हाईवे का ये पता हो कराकरम के रीजन से गुजरता है और कराकरम के रीजन से गुजरते हुए वो खुजरात पास को पास करते हुए चाइना के अंदर एंटर होता है, ठीक है। कराकरम का रीजन कौन सा, जहां पूरी कराकरम रेंज की माउंटेन रेंज भी चल रही है, सही। अब यह कराकरम माउंटेन रेंज बिल्कुल खत्म हो रही है कराकरम पास तक पहुंचते पहुंचते। अब वो मैं मैप के अंदर दिखाता, अभी छोड़ो। चाइना के अंदर एंटर होता है, राइट। इसी तरीके से तोरखम हाईवे, तोरखम हाईवे वैसे जो है वो कराची से स्टार्ट हुआ है और तोरखम तक गया है, ठीक है। इसी तरह वैसे बिल्कुल जैसे कराकरम हाईवे जो स्टार्ट हुआ था गवादर से हुआ था और वो जो है वो कराकरम तक गया है, वो N35। इसको अगर यहां पर देखें तो ये खुजरात पास से ये पूरा कराकरम रेंज का रीजन है, ठीक है ना। नॉर्दर्न माउंटेन्स में कराकरम माउंटेन्स भी तो उसी में है ना, कराकरम माउंटेन रेंज। तो ये आपका जो पूरा रोड गुजर रहा है खुजरात पास तक जा रहा है, पूरा कराकरम हाईवे, ये N35 है। अभी N35 पीछे बहुत सारे हाईवेज के साथ, बहुत सारे नेशनल हाईवेज के साथ लिंकअप होके आता जा रहा है। अगर आप बिल्कुल साउथ पे हो जाओ, लिंकअप होते होते कौन से वाले तक जा रहे हैं, बिल्कुल साउथ पे आ जाओ अगर, तो यू विल फाइंड
एन N10 N10 जो है वो पूरा आपके मकरान कोस्ट के साथ पैरेलल नहीं चल रहा, कराची से N25 के साथ कनेक्ट हो रहा है N10, और नेशनल हाईवे 10 जो है वो पूरा मकरान कोस्ट के साथ पैरेलल चल रहा है। तो अब ये पूरा जो पैरेलल है वो रोड और उसके साथ बीच में जितना भी और बीच के जो रोड्स हैं वो मीट हो रहे हैं इस हाईवे के साथ जो N85 है। फिर वो ऊपर जाते 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 आते किसी तरह हमें कहां तक लेके जा रहे हैं, कराकरम हाईवे तक, जो कि खुंजा पास के जरिए चाइना में एंटर हो रहा है। क्लियर है? और चाइना के इलाके काशगर तक, इस चाइना का जो रीजन है ना ये वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं चाइना को भी अगर आप गौर से देखें तो चाइना का ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा वो कम आबाद है, सबसे ज्यादा ये वाला सारा रीजन आबाद है चाइना का। चाइना का जो वेस्ट वाला रीजन है बहुत कम आबाद है। चाइना चाहता है कि वहां आबादी पहुंचे। ये वाला सारा रीजन क्यों आबाद है? क्योंकि यहां पर समंदर साथ है, तो सारा माल बनता और सब कुछ समंदर में लोड अनलोड होता वहां से शिपों में। ठीक है, तो यहां पर अगर पाकिस्तान के जरिए जो हमारा गवादर का कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि यहां पर बिजनेसेस करीब करीब सेटअप होंगे कि यहीं से माल बने और यहीं से रोड्स के जरिए पहुंच जाए। तो इससे चाइना को ये भी फायदा है। और काशगर इस तरफ है कहीं, काशगर इस तरफ है कहीं। ठीक है, बहरहाल मूविंग ऑन, कराकरम हाईवे N35, ठीक है, N35 याद रहे ना रहे, कराकरम हाईवे याद रहना चाहिए, चाइना तक लेके जाता है। तोरकम हाईवे जो है वो अफगानिस्तान तक लेके जाता है। इसी तरीके से चमन स्पिन बोल्दक रोड, स्पिन बोल्दक जगह है जो कि अफगानिस्तान की है और चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो चमन से लेकर स्पिन बोल्दक रोड जो है वो हाईवे अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। ठीक है, तोरखम हाईवे का जो वो पास है, जो तोरखम हाईवे तक लेके जा रहा है जो रोड पूरा, वो तो N5 उस पूरे मेन रोड का, उस पूरे नेशनल हाईवे का नाम तो N5 है, लेकिन वो N5 का आखिरी हिस्सा जो है ना, जो तोरखम हाईवे जो तोरखम के बॉर्डर से थ्रू करवा रहा है, वो पूरा एक पास बना हुआ है माउंटेन के अंदर से, और वो माउंटेन पास है खैबर पास। खैबर पास जो है तोरखम तक लेके जाता है। वो खैबर पास का जो पूरा रोड है ना, वो किसके अंदर शामिल है? N5 के अंदर। N5 इस पूरे रोड का नाम है जिसके अंदर अलग अलग रीजन होंगे। तो एक रीजन जो बीच का, जो पहाड़ के अंदर से काटा हुआ है पूरा, कौन सा? खैबर पास। ठीक है, और वो खैबर पास कहां तक लेके जा रहा है? तोरखम हाईवे तक, बिल्कुल अफगानिस्तान तक जा रहा है। वैसे ही जो चमन बॉर्डर की तरफ से लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो है खोजैक पास। वो खोजैक पास कहां है? वो कौन से रोड से कनेक्टेड है? N25 से। तो ये अगर रोड्स का मैप आपके सामने हो तो आप देख सकते हो खाली। ठीक है, इसी तरह ईरान के साथ जो हमें कनेक्ट कर रहा है कौन सा रोड है? मकरान कोस्टल हाईवे, N10। N10 ये रहा, कर रहा है ईरान के साथ कनेक्ट। पूरा मकरान कोस्ट का हाईवे है ये। इसको आप मकरान कोस्ट हाईवे बोलो, N10 बोलो, इधर वे वो एंड तक कहां तक लेके जा रहा है? ईरान, एग्जैक्टली। इसका जो है ना गब्द रिमदान बॉर्डर, ये बॉर्डर का नाम है गब्द रिमदान बॉर्डर। ये देखो गब्द लिखा हुआ है। गब्द रिमदान बॉर्डर से जो है ना ये कनेक्ट करता है ईरान के अंदर। तो चाइना के अंदर आपका रोड जा रहा है कराकरम हाईवे, आपका अफगानिस्तान में रोड जा रहा है तोरखम हाईवे कह दो या N5 बोल दो, या उसके अलावा हमारे पास अफगानिस्तान में एक और रोड जा रहा है जो चमन स्पिन बोल्दक वाला जो बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, उससे थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मकरान कोस्टल हाईवे, या तो मकरान कोस्टल हाईवे बोल दो या N10 बोल दो, जो ईरान तक लेके जा रहा है। क्लियर है? इन सब के क्या काम है? ये ज्यादातर माल लेके जाते हैं, पैसेंजर्स को भी लेके जाते हैं। तो पैसेंजर्स को ऐसे ही बॉर्डर थ्रू कर देते हैं, ऐसे ही नहीं होता, वीजा होना चाहिए। पैसेंजर्स के पास वीजा होना चाहिए, या तो वो वहीं के सिटीजन होने चाहिए। जब वहीं के सिटीजन होंगे तो उनको तो एंटर कर ही लेंगे ना। ठीक है, तो माल और पैसेंजर्स वहां ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल ईरान तक जो जा रहा है मकरान कोस्टल हाईवे, वो उन पैसेंजर्स को भी लेके जाता होगा जो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ईरान जियारत करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी उस हाईवे के जरिए ले लेते होंगे रूट, अगर उनके लिए फीजेबल है। अगर उनके लिए बाय एयर फीजेबल है तो वो बाय एयर जाएंगे, जाहिर है। ठीक है, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम साइट्स हैं, तो वहां पर उसके लिए जाते हैं लोग। अच्छा, अब आगे रेलवे पे। रेलवे के 3 मिसालें यहां पर है। कोयटा ताफ्तान रेलवे,
ये कहलाता है ML4। ML जो है मेन लाइन का मतलब है, और मेन लाइन रेलवे से मुताल्लिक है। जो M है वो मोटरवे, और मोटरवे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज में जो रोड आता है उससे मुताल्लिक है। खैर, तो ML4 जो है वो ईरान तक लेके जा रही है, ये ऐसे रेलवे लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से समझौता एक्सप्रेस वो लाहौर से दिल्ली लेके जा रही है वाघा बॉर्डर के जरिए, ठीक है। और इसी तरीके से थर एक्सप्रेस वो हमारे थर से इंडिया तक जोड़ रही है वो रेलवे लाइन, ठीक है। खोखरा पार जो हमारे पाकिस्तान में एक रीजन है खोपरा पार से कनेक्ट कर रही है मोना बाव, जो बॉर्डर का नाम है इंडिया के साथ हमारे, लेकिन ये बड़ा रेगिस्तानी इलाके का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहां से थ्रू होके, लेकिन इंडिया के साथ जो दोनों वो सस्पेंडेड है रेलवे लाइंस। और प्रोपोज प्रोजेक्ट्स होंगे बहुत सारे, अफगानिस्तान के साथ रेलवे लाइन एक बनने, पिशावर से लेकर अफगानिस्तान को जोड़ेगी वो रेलवे लाइन, वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एक मौजूदा प्रोजेक्ट जो 6500 किलोमीटर का है वो इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक जाता है, ठीक है। वो इंटरनेशनल रेलवे प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान के जो सबसे अहम जो समंदर के पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, आपको मैं राइट टू लेफ्ट बताने लगा हूं। इसको ज्यादा बेहतर क्लियर पिक्चर में दिखाऊंगा। कराची पोर्ट है, और उसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, और ज्यादा थोड़ा वेस्ट पे है वो, सॉरी ईस्ट की तरफ है। मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट पहले ले लो, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट के बाद कराची पोर्ट, ठीक है ना। ये MBQ पोर्ट है, कराची पोर्ट है। फिर थोड़ा सा और आ जाओ तो पसनी, उड़मारा और गवादर यहाँ पर है। पसनी और उड़मारा की लोकेशंस जो है वो यहाँ पर, उड़मारा पहले है, उसके बाद पसनी है, फिर गवादर है, ठीक है। तो पोर्ट MBQ मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद कराची पोर्ट, फिर उड़मारा पोर्ट, पसनी पोर्ट, गवादर पोर्ट, और बिल्कुल और आगे आ जाओ आखिरी तो जीवानी पोर्ट। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़े हैं वो कौन से, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट। मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट, ये 3 बड़े पोर्ट्स हैं। बाकी उड़मारा, पसनी और जीवानी ये छोटे पोर्ट्स हैं, मेजर नहीं है। जो इंटरनेशनल असल हमारी शिपमेंट्स है वो कहाँ हैंडल होती है, कराची पोर्ट, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट या गवादर पोर्ट पे। क्लियर है। और ये एयरपोर्ट्स है सारे, कराची NWS मतलब नवाब शाह, SKR सक्खर, MLN मुल्तान, FSD LHR सियालकोट, SKT इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान। एक्चुअली ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नहीं बना हुआ एयरपोर्ट, ये है स्कर्दू की तरफ, गिलगित वाला थोड़ा इस तरफ होगा, ठीक है। ये हमारा आजाद कश्मीर की तरफ एयरपोर्ट बना हुआ है, ये स्कर्दू एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट है सारी। ये कौन सा है, वेरी गुड। अब उसको इस पिक्चर में देखिए, थोड़ी सी ज्यादा क्लियर और डीप जाती है। ये कौन सा पोर्ट है, सी पोर्ट है ये, राइट। और ये कौन सा सी पोर्ट है, कराची। और ये बीच में जो पानी का जहाज, वो अपना हवाई जहाज बना है, कौन सा एयरपोर्ट है, नाम क्या एयरपोर्ट का, जिना एयरपोर्ट, वेरी गुड। थोड़ा सा और आ जाओ तो ये यहां पर ये जो लंगर बना हुआ है, एंकर, ये सी पोर्ट है, कौन सा, उरमारा का। और वहां एयरपोर्ट भी है या पता नहीं प्रपोज्ड है, आई डोंट नो। होगा तो कोई छोटा होगा, मतलब एयरपोर्ट इसका कोई वो मेन एयरपोर्ट्स में नहीं आ गया। पसनी का फिर सी पोर्ट है। गवादर का एयरपोर्ट और गवादर का सी पोर्ट, ठीक है। उसके बाद जीवानी का, यहां पर भी एयरपोर्ट तो नहीं होना चाहिए, सी पोर्ट होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट होगा तो पानी के जहाज के साथ साथ हवाई जहाज लैंड होते होंगे, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, कोई मेजर नहीं होगा। फिर ये सारे एयरपोर्ट्स हैं ना छोटे मोटे, आपको बहुत दिखेंगे, पंचगढ़ पे, तुरबत पे, ठीक है। अपना नवाब शाह पे, वो तो हमने नवाब शाह वाला तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सही है। तो इसमें तो मिक्स है नेशनल इंटरनेशनल सारा। अब इसमें जरा ऊपर आता हूं मैं, ये कौन सा है, स्कर्दू, ठीक है। ये स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है, अच्छा अगर उसकी बात करें आप स्कर्दू के एयरपोर्ट की, तो उसको इंटरनेशनल में गिन लेना, ठीक है, क्योंकि वहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं। गिलगित एयरपोर्ट स्कर्दू से पीछे जाके। बहरहाल ये दिखाना इसमें भी था कि मैप्स को आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या चल रहा है उसमें, इंपॉर्टेंट ये है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है बार बार सेम हेडिंग नहीं आ रही, इस दफा ये इंटरनेशनल हेडिंग के अंदर हम रहते हुए बात कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो रेलवे लाइन है इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उन कंट्रीज के साथ हमारी सिक्योरिटी के बंधन कैसे, सिक्योरिटी टाइज कैसी है, पॉलिटिकल टाइज कैसी है, टाइज मतलब बंधन। अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टनरशिप्स उनके साथ अच्छी हैं तो उनके साथ हमारे मामलात अच्छे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल टाइज अच्छी नहीं होंगी तो इससे ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होगी। जैसे कि किसके साथ हो रही है अफेक्ट, इंडिया के साथ नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। क्यों हो रही है? क्योंकि वो सस्पेंड कर दिया हमने रेलवे का सिस्टम, हमारी उसके साथ ट्रेड ही खत्म है। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं और ट्रांसपोर्ट को हिंडर करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी नुमा की हेडिंग आप ऊपर पढ़ चुके हैं, वही नुमा की हेडिंग आपको नीचे यहां पर मिल रही है। आप पढ़ेंगे, यू विल रीड इट, यू विल टोटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये इस हेडिंग का ताल्लुक मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह की पूरी तकरीबन ऐसी ही वो ऊपर पढ़ चुके, तो पढ़ के फर्स्ट टाइम में समझ आनी चाहिए, जिसमें से हमारी लोकेशन जो है पाकिस्तान की, कि एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सबके साथ कनेक्ट होता है पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते आप, और पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान इज कनेक्टिंग सो मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफा मार्क करके अगर तुमसे पूछूं तो आप लोग बताएंगे कि हमारा जो है वो कौन सा रीजन कौन सा है। ओके, व्हाट एम आई मार्किंग? मिडिल ईस्ट। ठीक है, ये दुनिया की नजर में मिडिल ईस्ट है, एशिया की नजर में नहीं। एशिया की नजर में तो आपको वेस्ट लगेगा, ये अगर एशिया को सिर्फ देखोगे तो वेस्ट लगेगा। दुनिया की नजर में ये मिडिल ईस्ट है, कि पूरी दुनिया का जो ईस्ट बनता है उसके अंदर मिडिल में है ये। ठीक है, अब एशिया की नजर से अगर हम देखें तो हमारा क्या है? साउथ एशिया। ठीक है, एशिया की नजर से देखें तो ये वाला हमारा रीजन क्या है? सेंट्रल एशिया। ठीक है, एशिया की नजर से देखें तो ये नीचे उस तरफ ये वाला एरिया हमारा क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जिस तरह हमारा सार्क है ना, साउथ एशिया की एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया की भी एसोसिएशन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, उसके अंदर आपकी थाईलैंड आ जाएगा, मालदीव्स आ जाएगा, या फिलीपाइंस आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा। मालदीव्स नहीं आएगा। मालदीव्स मेरे ख्याल से, हाँ मालदीव्स हमारे साथ है, साउथ एशिया के अंदर आता है मालदीव्स। मालदीव्स तो ये रहा ना, साउथ एशियन के अंदर आता है, ये रहा मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स उसमें नहीं है। मालदीव्स एशियन, ये वाला एशियन, वो एशिया वाला एशियन नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वाला है। मालदीव्स आता है सार्क के अंदर, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में। ठीक है, सार्क कंट्रीज क्यों जुड़ती हैं? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब उसमें पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब है वो अलग बात है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जुड़ती है कि आपस में हम ट्रेडिंग अच्छी रखेंगे, ट्रेडिंग के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम से कम रखेंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ये आप हिंडरिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन को हिंडर करते हैं, मतलब डिफिकल्ट टेरेन, वही नेचुरल फैक्टर्स, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रगेड लैंडस्केप है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बनाना मुश्किल होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो जाते हैं, जैसे कि खुजराब पास की अगर बात करें तो सर्दियों में तो बंद ही होता है वो। कराकरम रेंज के ऊपर कराकरम हाईवे जो बना हुआ है, जिससे जो खुजराब पास के जरिए गुजर रहा है, तो खुजराब पास का मतलब क्या होता है? माउंटेन से बनाया हुआ रूट। तो खुजराब पास माउंटेन से गुजर रहा है और चाइना तक जा रहा है। सर्दियों में इतनी शिद्दत होती है, वहां से वैसे ही कोई गुजर भी नहीं सकता और वो वैसे ही बंद कर दिया जाता है। क्लियर है? सिक्योरिटी इश्यूज मसला क्रिएट करते हैं कि अगर बॉर्डर टेंशन है किसी कंट्री के साथ तो उनके साथ ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉकेड हो जाती है।
ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के इदारे, अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर लंबे लंबे टाइम लग जाए अप्रूवल होने में कि भाई रोड की अर्जी डाली, अप्रूवल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला सर्वे, वे बहुत सारी कंडीशंस, तो उस चक्कर में प्रोजेक्ट डिले पे डिले होते चले जाते हैं। ठीक है, इतने सारे अगर 10 इदारे बीच में जुड़े हुए हो तो वैसे ही प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। मसलन अगर एक रोड बनाना हो एक जगह पर, मिसाल के तौर पे यहां से यहां तक का एक रोड बनाना है, तो अब उस रोड के अंदर केडीए से अलग परमिशंस जा रही हैं, आपके जो है वो केएमसी से कोई अलग परमिशंस हो रही हैं, वाटर बोर्ड से अलग परमिशंस हो रही हैं, क्योंकि वाटर और सेवेज का निजाम भी तो शामिल है इसी रोड के नीचे। सही है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके बाद बहुत सारे इदारे हैं जिनका सेम पेज पर आने के बाद फिर रोड बनता है। अब वो आपस में बाहिमी तौर पे एक दिमाग ना हो तो फिर वो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, इतने सारे लोग, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, और इसी में पागल हो जाते हैं। क्लियर है, और एक दूसरे पे फिर उंगलियां उठा रहे होते हैं कि उनकी तरफ से सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी तरफ से सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। फॉरेन डेट बर्डन, हमारे सर पे ऑलरेडी दूसरे ममालिक के कर्जे का इतना बर्डन है, मजीद कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि हम फॉरेन फाइनेंस पे रिलाय करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसलिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क इतना जल्दी डेवलप हो नहीं रहा। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। लिमिट, अच्छा आखिरी पॉइंट बड़ा अच्छा है, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। जो हम पीपीपी बोल रहे हैं ना, उसकी जरूरत है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इन्वेस्टर इन्वॉल्व होने में, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले देखता है कि वहां पर मेरा आगे फ्यूचर क्या है। ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे मुल्क में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पॉलिसीज चेंज होती रहती है आए दिन, तो आज की लीडर से मैं कर रहा हूं, कल चेंज हो गया तो हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट ही रुक जाए, वो आके कहे कि नहीं इस प्रोजेक्ट में मसले हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री तो आप ऐसे नहीं दुरुस्त कर सकते, आपको बहुत सारे साल अपनी जबान पे कायम रहना पड़ेगा, चाहे पिछली हुकूमतों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो किसी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ है तो उसको खत्म करना पड़ेगा ताकि क्रेडिबिलिटी रहे दुनिया में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैसेज क्या जाएगा दुनिया के इन्वेस्टर्स को कि नहीं यार, यहाँ तो ऐसा होता है कि पहले लोगों के साथ हो चुका है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, प्रोजेक्ट आधे में रुक गया, तो कमाना कब शुरू करेंगे? रोड बनेगा तब टोल बूथ लगेंगे, तब गाड़ियां गुजरेगी, तब पैसा आएगा, वो तो प्रोजेक्ट ही आधे में रुक गया। फिर क्यों? क्योंकि पिछली हुकूमत का था, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम तो वो हुकूमत चेंज हो गई, हम अलग है, अब कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें। अब रिन्यू करने बैठे कॉन्ट्रैक्ट को तो कोई अलग ही टर्म्स सामने आ गई कि नहीं पिछले पहले तो ऐसा नहीं था, अब जो आप टर्म्स दे रहे हैं, पहले तो मुझे 5 साल का हक मिल रहा था इस जगह पर, अब आपसे 4 साल का हक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी ऐसी चीजें की वजह से फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उठ जाता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा जी, अब एक अगली चीज पे आते हैं, ड्राई पोर्ट्स। देखो, पोर्ट वो जगह होती है जहां पर कोई चीज आके जुड़े, ठीक है, कोई चीज आके स्टे करे, वो पोर्ट है। वो एयरपोर्ट भी हो सकता है जहां अगर हवाई जहाज आके रुकते हैं, वो सी पोर्ट भी हो सकता है जहां समंदर पे जहाज आके रुकते हैं, वो ड्राई पोर्ट भी हो सकता है। ड्राई पोर्ट का मतलब खुश्क पोर्ट, समंदर के पास नहीं होता ये, सही है, समंदर से दूर दराज जगहों पे होता है। अब आप जरा समझिएगा गौर से, कराची में अगर पानी के जहाज यहां पर लंगर होते हैं, यहां पर खड़े होते हैं, आके डॉक होते हैं यहां पर आके, उनके ऊपर माल कैसे चढ़ता है? ट्रकों में आता है, ट्रकों के ऊपर कंटेनर होता है, हर एक ट्रक के ऊपर एक कंटेनर, ठीक है। तो उनके ऊपर वो माल आता है, क्रेन उस कंटेनर को उठाती है, पहले कहां रखती है? डायरेक्ट पानी के जहाज पे नहीं रखती है, पहले वो जमा करती है पोर्ट के ऊपर। पोर्ट क्या है? वो पूरा हिस्सा पोर्ट कहलाता है, पानी का जहाज लगे और साथ में कंटेनर लाइन अप हुआ है। वो जो पोर्ट के ऊपर वो जो कंटेनर रखा पहले जमीन पे, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है कि जो माल बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है वही एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। वो इंस्पेक्शन से क्लियर होता है, उसके बाद फिर उसको उठा के पानी के जहाज में रखा जाता है। क्लियर है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जो क्वांटिटीज बता रहे वही है, जो माल बोला है वही अंदर, कुछ और तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जो ना वो पानी के जहाज पे चढ़ा जाता है। क्लियर है? अब ये पूरा प्रोसेस है कि कंटेनर को लेकर बहुत बड़ा हो सकता है, अब हजारों की तादाद में रोज के कंटेनर्स होंगे, तो प्रोसेस बहुत बड़ा तवील हो जाता है। तो इसलिए अब वो आपके पास जो कराची का जो पोर्ट बना हुआ है या मोहम्मद बिन कासिम जो पोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा वहां पर अगर सारे कंटेनर्स वहीं चेक हुए। इससे बेहतर है कि कुछ कुछ इलाकों में बीच बीच में, कराची में बना दिया, लाहौर में बना दिया, कोयटा में बना दिया, कैसे भी माल आ रहा है, वहां ड्राई पोर्ट्स बना दिए
वो ड्राई पोर्ट्स ये होती है कि उस जगह पर माल लाके अपना रख दो, वो हुकूमत की ज़ेरे निगरानी जगह है, वहां पर आपका माल आपका कंटेनर आएगा, उस कंटेनर को वहीं इंस्पेक्ट कर लेंगे, ताकि इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए ना, उसको सील लगाया कंटेनर को, और सील नहीं खुली हुई होनी चाहिए जब तक कराची पोर्ट पे सील चेक करेंगे, सील मौजूद है, सब वैसा ही है, तो उसको एज इट इज पानी की जहाज में डाल देंगे, वो क्लियरेंस के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, क्लियरेंस का प्रोसेस बहुत तवील होता है। तो अगर हम बहुत सारी जगह पर ड्राई पोर्ट्स बना दे जहां बहुत सारे कंटेनर्स आके वहीं चेक एंड बैलेंस हो जाए उसका, तो उससे क्या होगा, बस वो फिर डायरेक्ट ट्रकों में भर के डायरेक्ट पानी की जहाजों में जा सकते हैं, ट्रकों से मतलब उठा के डाल सकते पानी की जहाज। तो ये पूरा चेक करने का प्रोसेस रुक गया, क्लियर करने का प्रोसेस पहले ही हो गया। चेक और क्लियर करने का प्रोसेस अगर पहले ही हो गया तो आपका फास्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्लियर हुई बात? इसमें रिस्क क्या है, आप कहीं और पे चेक कर रहे हो, उसके बाद रास्ते में वो खोल के कुछ और भर दे, वो रिस्क, आप सील लगा रहे हो ना, वो सील अगर टूटेगी कटेगी तो पता चल जाना, फिर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगे ना, ऊपर से थोड़ी बहुत तो चेकिंग होगी ना, पूरे तौर पे ना हो, लेकिन जब माल आएगा तो फिर भी एक दफा देखेंगे सील पूरी है और वजन तो चेंज नहीं हुआ उस ट्रक का, 4-5 चीजें देखेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वही है जो चेक हो क्या है। क्लियर है? तो ड्राई पोर्ट्स का ये फायदा होता है कि वो आपके समंदर के साथ जो कराची पोर्ट है, मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, वहां पर बर्डन कम करने के लिए ड्राई पोर्ट्स जो है आपके, उन जगहों पर माल जमा होता है और वहीं पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हर शहर में इंडस्ट्रियां लगी हुई है ना, लाहौर में, सियालकोट, कितनी जगह, तो हर जगह पे ड्राई पोर्ट्स बना दिए कि वहीं से इंडस्ट्री का माल आए, जमा हो एक जगह, चेक हो और भर के, और इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, अगर माल में कोई गड़बड़ है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब सियालकोट से एक माल भरा है कराची तक, अगर मसले रिटर्न वाले हो तो वो सियालकोट तक वापस जाएगा, कितना लंबा रूट प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेहतर ये नहीं करीब ड्राई पोर्ट से वहीं चेक एंड बैलेंस किया, और अगर थ्रू नहीं हो रहा माल तो वहीं वापस फैक्ट्री के अंदर रिटर्न हो गया, और जो थ्रू हो रहा है तो वो आगे निकल आया। क्लियर है? इस बात को देखते हुए हम समझते हैं ड्राई पोर्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के अल्फाज को मैं आपको एक एक लफ्ज करके समझाऊंगा। अ ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड टर्मिनल, आपके लैंड के दरमियान में वो टर्मिनल होता है, समंदर किनारे नहीं, पोर्ट पे नहीं होता है, लैंड के अंदर होता है टर्मिनल। टर्मिनल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल टर्मिनल होता है कोई एंड पॉइंट, कोई रोड जा रहा है, उस रोड का आखिरी पॉइंट कहलाता है टर्मिनल, कि इसके बाद या तो मुल्क चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ, तो एयरपोर्ट्स पे होता है ना टर्मिनल्स, कि उससे थ्रू हो जाने के बाद आप बस फिर पाकिस्तान के नहीं रहे, चेंज हो गया मुल्क। क्लियर है? टर्मिनल एंड पॉइंट होता है, किसी भी कोई तार है, तारों के टर्मिनल्स होते हैं, एक दो तार खत्म हो रहे हैं, उनका पॉइंट एंड पॉइंट है, वो टर्मिनल्स हैं। क्लियर है? तो टर्मिनल्स कहलाते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, अ ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड टर्मिनल, जमीन के अंदर एंड पॉइंट है कि आपका माल आ गया, बस अब यहां चेक होगा, इसके बाद ये अब जाएगा, बस अब इसमें और कुछ नहीं तब्दीली हो सकती। तो टर्मिनल्स बने हुए जहां पर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां पर माल स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, उसको हैंडल करने का मतलब जमा किया जाता है और उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। जब चेक एंड बैलेंस उसको चेक कर लेते हैं, चेक एंड बैलेंस का मतलब चेक करें कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं, बैलेंस का मतलब जो आपने लिखा है कि आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या वही एक्सपोर्ट हो रहा है, बैलेंस हो रही है आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन और माल के अंदर जो लिखा है वो सब। क्लियर? चेक एंड बैलेंस होने के बाद उसको क्लियर कर दिया जाता है, कस्टम्स क्लियर कर, कस्टम्स एक इदारा है जो कि क्लियरेंस देता है कि हाँ ठीक है ये क्लियर है, अप्रूव है, आप ले जाएं इसको, मतलब अब ये जा सकता है, पानी की जहाज में चढ़ सकता है। क्लियर है? तो ड्राई पोर्ट्स पोर्ट वाले ही काम करते हैं, लेकिन एक खुश्क जगह पर, जमीन के एरिया पर, ताकि पोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाए। क्लियर हो गई सबको ये बात? A dry port is an inland terminal where goods are stored, handled and cleared for customs before being transported towards or from a seaport. किसी सी पोर्ट के पास गुड्स जाए, माल जाए या वहां से आ रहा हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन से पहले चेक एंड बैलेंस होती है ना जो पोर्ट पे, तो वही फंक्शन जो है ड्राई पोर्ट अदा करता है। ठीक है, चाहे आप टुवर्ड सी पोर्ट लेके जा रहे हो माल, लेकिन सिर्फ वो माल थोड़ी क्लियर होता है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी तो माल क्लियर होता है जो इंपोर्ट हो रहा है। क्या आपने जो बोला वही चीजें आई हैं? आप कह रहे हैं कि स्क्रैप आया है, सुनिएगा जरा, हमारे मुल्क के ऊपर अंदर फॉर एग्जांपल स्क्रैप को इंपोर्ट करने पे ड्यूटी कम है, कस्टम ड्यूटी लेट सपोज स्क्रैप को इंपोर्ट करने पे लेट सपोज 5% है, क्योंकि आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब कबाड़ा इंपोर्ट कर रहे हो। अब वो आता है ना जब माल, तो लोग अगर कोई इंपोर्टर है वो डिक्लेयर करता है कि मैं कबाड़ा इंपोर्ट कर रहा हूं, जब खोला तो गाड़ियां निकली अंदर से,
ये कौन सा कबाड़ा है? सही है। और गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी पता चला 30% है, 50% है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे 5 करोड़ का माल आ रहा है, उस पर अगर 5% ड्यूटी है तो मतलब 25 लाख लगेगी। 5 करोड़ के माल पे 30% ड्यूटी हुई तो ये 1.5 करोड़ होगी। खाली माल को अलग डिक्लेयर कराने से कितना पैसा बचा सकता है ना बंदा। तो वो इंस्पेक्ट किया जाता है कि आया ये कबाड़ा है भी कि नहीं, तो इंपोर्ट को भी चेक किया जाता है, और इंपोर्ट को समंदर के पोर्ट पे ही चेक कर लेते हैं, या फिर अगर वहां पर जगह खत्म हो गई तो ड्राई पोर्ट्स तक कंटेनर्स को शिफ्ट किया जाता है, फिर वहां चेक एंड बैलेंस की एक्टिविटी होती है। क्लियर है? जब तक माल क्लियर नहीं होता वो पोर्ट पे ही खड़ा रहता है, पोर्ट पे ही रहता है। क्लियर है ना? एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई पोर्ट्स। ड्राई पोर्ट्स हमारे कौन कौन? वो जो मैंने बताया था ऊपर, वो तो पोर्ट्स थे, वो समंदर वाले पोर्ट्स थे। ड्राई पोर्ट्स जो है ना लैंड के बीच में होता है, जैसे कि लाहौर में ड्राई पोर्ट 1973 में बना था, कराची ड्राई पोर्ट 1974 में बना, कोयटा ड्राई पोर्ट 1984 में बना, पेशावर ड्राई पोर्ट 1986 में। ये मेरे ख्याल से 6-7 ड्राई पोर्ट्स हमारे हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 एक लिखे हैं, और ये हुकूमत चला रही है इनको। अच्छा, हुकूमत के अलावा कुछ जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी हैंड ओवर कर दिए। भाई ऐसा होता है, ममालिक पूरे एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हुए, गवर्नमेंट का उसमें बस कोई वो नहीं है। अब गवर्नमेंट ने हक दे दिया प्राइवेट सेक्टर को और पैसे ले लिया, अब ये एयरपोर्ट आप चलाएं। तो अब उस एयरपोर्ट में जो भी जहाज उतरेगा, लैंड होगा, सारे जो फीसें कलेक्ट करनी है वो एयरपोर्ट कलेक्ट करेगा, सारी फीसें। एयरपोर्ट की मतलब अगर मैनेजमेंट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट बिजनेस ओनर जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो कलेक्ट करेंगे। खैर, तो पाकिस्तान में प्राइवेट पोर्ट्स भी मौजूद है, ठीक है। सियालकोट ड्राई पोर्ट जो है वो प्राइवेट पोर्ट है, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट वो भी एक प्राइवेट पोर्ट है। पाकिस्तान चाइना सुस्त ड्राई पोर्ट, ये सस्टेन नहीं है, सोस्त एक जगह है, ठीक है। सोस्त एक जगह है हमारी नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ही आती है, तो वो कराकरम के आसपास, खुजराब के आसपास ही है वो सोस्त। तो पाकिस्तान चाइना सोस्त ड्राई पोर्ट, ठीक है। तो ये ड्राई पोर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के। बहरहाल कुछ मिसालें याद रहे ना रहे, कराची लाहौर का ड्राई पोर्ट है, पेशावर का ड्राई पोर्ट है, यूं याद रखना। वाई ड्राई पोर्ट्स आर डेवलप्ड, ड्राई पोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, मैंने पीछे रीजंस बताए। अब देखो, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, आपकी जो तिजारत है उसको सपोर्ट करने के लिए। कैसे? आपकी टेक्सटाइल की, सर्जिकल की या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, जहां पर अभी वो सारा माल कहीं और लेके जाओगे और वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर वापस लेके आओ, कितनी ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगी, तिजारत को बहुत नुकसान हो जाएगा इतनी ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में। तो आप जहां बना रहे हो उसके पास ही अगर आपको बड़े बड़े शहरों के पास ड्राई पोर्ट्स हो मौजूद, तो उससे फायदा हो जाएगा कि करीब ही माल चेक हो जाएगा। क्लियर? रिड्यूस्ड सी पोर्ट कंजेशन, कंजेशन कहते हैं फंसने को। ट्रैफिक कंजेशन मतलब ट्रैफिक फंसा हुआ है, कुछ लोगों की चेस्ट कंजेशन हो जाती है, मतलब आपको वो ना आपके चेस्ट के अंदर बहुत सारा बलगम फंस गया तो उसको कहते हैं चेस्ट कंजेशन, ठीक है। तो कंजेशन का मतलब होता है फंसना। सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, रिड्यूस्ड सी पोर्ट कंजेशन, ड्राई पोर्ट्स बनाओगे तो उससे माल सी पोर्ट के ऊपर कम फंसेगा, सी पोर्ट पे बर्डन कम होगा। मैं यहां बर्डन लिख देता हूं, ठीक है। सी पोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, आधा काम ड्राई पोर्ट पे हो चुका। क्लियर है? कराची और गवादर पोर्ट है जैसे, वो इतना हैवी कार्गो ट्रैफिक, एक तो गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, कार्गो का भी माल का ट्रैफिक होता है, इतना हैवी, इतना ज्यादा माल का ट्रैफिक होता है वहां पर कि ड्राई पोर्ट जब बनते हैं ना तो वो उन जगहों के ऊपर बर्डन कम कर देते हैं, कराची गवादर जैसे पोर्ट्स के ऊपर। प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल हब्स, प्रॉक्सिमिटी मतलब करीब होना। तो ये जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल हब्स के करीब है, सियालकोट के वहां बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ है, कराची में ड्राई पोर्ट्स मौजूद है। चलो कराची में तो समंदर का पोर्ट भी करीब ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो पंजाब के अंदर मौजूद है, पेशावर में मौजूद है, तो उनके लिए तो पोर्ट बहुत दूर हो जाएगा। उनके लिए तो एक दफा माल निकल गया, वापस कैसे लेके आएंगे? इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है पूरा, कितने दिनों में तो पहुंचता है माल, फिर वो वापस अगर नहीं क्लियर हुआ तो। सो अगर ड्राई पोर्ट मौजूद होगा उन जगहों पे जहां पर इंडस्ट्रीज लगी है उनके करीब मौजूद होगा तो उनका फायदा यह है कि करीब ही माल चेक हो जाएगा, जो ऊपर बताया पॉइंट। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि अगर कोई माल क्लियर नहीं हुआ तो करीब ही वापस रिटर्न हो जाएगा, इतने दूर से वापस नहीं मंगवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची।
नहीं, अगर आपको माल भिजवाना ही है तो ट्रांसपोर्टेशन तो उतना ही लगेगा। अगर कराची ड्राई पोर्ट से भी कराची पोर्ट तक तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ही ना, लेकिन वापसी का ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं होगा। अगर कोई माल क्लियर नहीं हुआ तो कराची पोर्ट से रिटर्न करके आप दोबारा सियालकोट तक लेके आ रहे हो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। वो क्लियर ना होना होता तो वो सियालकोट के ड्राई पोर्ट से रिटर्न हो जाता कि ये क्लियर नहीं होगा। समझ आई बात? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूं बचती है। टाइम एफिशिएंसी, फिर काम जल्दी हो जाता है। जब 2-4 इदारे मिलके काम कर रहे हैं तो एक फाइनल बस अब पानी की जहाज पे चढ़ेगा और निकलेगा, तो जय स्पीड हो गई ना, वरना बर्डन हो जाता जब तो काम स्लो हो जाता। पाक चाइना ट्रेड, ये एक मिसाल है, उसको नीचे एक पॉइंट बना के दे दिया। पाक चाइना सोस्ट ड्राई पोर्ट जो है वो पाक चाइना की ट्रेड को क्विक कर देता है। सही। ये हमारे 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए। इसके थर्ड चैप्टर हमारा है टेलीकम्युनिकेशन का।